आज हम मॉडल पेपर इंग्लिश का लेके आए हैं क्लास 10 का। जो इसका फॉर्मेट जो है पूरी तरीके से चेंज हो चुका है और टोटल नंबर तो 70 होते ही थे। इस बार भी टोटल नंबर 70 ही हैं, लेकिन 20 नंबर का उसमें ऑब्जेक्टिव रहेगा और समय आपके पास उतना ही रहेगा, 3 घंटे 15 मिनट। अगर आप इस पूरे वीडियो को देखोगे तो मैं ज़रूर ये गारंटी दे सकता हूँ कि आप अच्छे से अच्छे नंबर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो यहाँ पे सबसे पहले चूज द करेक्ट ऑप्शन आएगा। तो सबसे पहले ग्रिफिन वाज, जब आपने कहानी पढ़ी होगी है ना, फुटप्रिंट्स विदाउट अ फिट, उसमें ग्रिफिन जो होता है वो एक साइंटिस्ट होता है। तो साइंटिस्ट सिंपल सी बात है, जिसने कहानी पढ़ी वो तुरंत मतलब कि टिक लगा लेगा सही तरीके से। एट व्हाट एज डिड गौतम बुद्ध लेफ्ट हिज पैलेस, तो किस उम्र में उन्होंने गौतम बुद्ध ने पहले अपने राजमहल को छोड़ा था। तो 29 साल की उम्र में उन्होंने छोड़ दिया था अपना राजमहल। और हु वाज सिटिंग ऑन द ट्री, तो कौन बैठा था, क्रो बैठा था। और ये जो है हमारा एक पहले ही चैप्टर है पोएट्री का, उसमें जो होता है वो कौवा बैठा हुआ था तो क्रो होगा। वेयर वाज द पोएट स्टैंडिंग, तो उसी चैप्टर से लिया गया स्टैंडिंग, कहाँ वो खड़ा था, तो वो एक हेमलॉक ट्री के नीचे खड़ा था। अगला है व्हाट वाज भोलीज रियल नेम, तो भोली का रियल नेम क्या था, सुलेखा था। द नेम ऑफ द मिसेज पंफरे डॉग, तो मिसेज पंफरे के डॉग का नाम क्या था, ट्रिकी था। मिस्टर जैफर सेड टू अरेस्ट, मिस्टर जैफर जो एक हवलदार थे उसको किसे अरेस्ट करना था, उसे एक हेडलेस मैन को जो अदृश्य हो गया था उसे ही क्या करना था, उसे अरेस्ट करना था उस हवलदार को। व्हाट इज कुर्ग फेमस फॉर, तो कुर्ग जो है कॉफ़ी के लिए भी फेमस है, रेन फॉरेस्ट के लिए भी फेमस है, स्पाइसी के लिए भी फेमस है और ऑल ऑफ दिस, मतलब कि तीनों के लिए फेमस है। तो इसमें चौथा ऑप्शन जो है ऑल ऑफ दिस सही होगा। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम अमांडा, अमांडा पोएम के कवित्री या कवि कौन है, तो वो थे रॉबिन क्लेन। हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी द थिप्स स्टोरी, तो जो द थिप्स स्टोरी का जो नरेटर है वो कौन है, वो हरी सिंह रहता है और खुद ही नरेट करता है पूरी कहानी को। 11th में ग्रामर वाले पोर्शन में आते हैं। आई अ लेटर स्टर्डे, तो इसमें हैज़ रिटन तो होगा नहीं क्योंकि आई के साथ हैव लगेगा और डायरेक्ट यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगेगा ही नहीं, आई रिटन। और वाज रिटन नहीं होगा तो इसलिए रोट होगा सेकेंड फॉर्म, आई रोट लेटर स्टर्डे। सी वाज पनिश्ड, तो इसमें हमें प्रीपोजिशन लगाना है, तो सी वाज पनिश्ड फॉर मेकिंग अ नॉइज। चलिए फॉर होगा इसमें प्रीपोजिशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड, तो इसमें से 4 ऑप्शन दिए, इसमें से कौन सही है स्पेलिंग, तो इसमें सर्वेंट की स्पेलिंग SCRVANT होती है, इसका मतलब नौकर होता है। हु कैन गेट रॉब्ड इजली, तो कौन बहुत जल्दी लूटा जा सकता है, हरी सिंह कहता है। और ग्रीडी फेलो, जो लालची व्यक्ति होता है वो जल्दी लूटा जा सकता है, उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं लूटने के। इसको रीअरेंज करना है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो सिट हियर एंड कम डाउन हियर, ये गलत है। सिट एंड कम डाउन ये भी गलत है और डाउन कम एंड सिट ये भी गलत है। तो कम हियर एंड सिट डाउन हियर है जो ये यहाँ पे ये सही वाक्य होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ़ यू वांट टू नो अबाउट द न्यू थिंग्स यू आर, अगर आप कोई नई चीज़ जानना चाहते हैं तो आपको क्या कहा जाएगा, आपको क्यूरियस कहा जाएगा। उत्सुक, आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं, उसको हम इंग्लिश में क्यूरियस कहते हैं। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ ऑफ हैट्रेड, ये नेल्सन मंडेला के चैप्टर से है। जब नेल्सन मंडेला कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीन लेता है तो वो एक घृणा का कैदी है या घृणा उसके अंदर कूट कूट के भरी हुई है, मतलब कि प्रिजनर होगा। प्रिजनर का मतलब कैदी होता है। चलिए, बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट sermon एट, तो बुद्ध ने अपना प्रथम शिक्षा कहाँ दिया था, तो बनारस के सारनाथ में दिया था। तो ये ऑप्शन जो है बनारस सही हो जाएगा। हाउ डज अमांडा इमेजिन हरसेल्फ, तो अमांडा जो पोयम है उसमें अमांडा जो है अपने आप को किस तरीके से इमेजिन करती है, वो अपने आप को मरमेड दिखाती है, मतलब कि जलपरी के तरीके से वो सोचती है, इमेजिन करती है अपने आप को। व्हाट डज विट्टीमैन वांट्स टू टर्न टू, तो विट्टीमैन क्या अपने आप को बनना चाहता है, मतलब किस चीज़ में अपने आप को बदलना चाहता है, वो है हमारा ह्यूमन बीइंग में बदलना चाहता है अपने आप को, वो एक इंसान बनना चाहता है। ऑप्शन बी में जहाँ पे हमें पैसेज को केयरफुली पढ़ना होता है और कुछ आंसर देने होते हैं हमें क्वेश्चंस के, तो मैं इसे पढ़ता हूँ। द हिमालयाज आर ब्यूटीफुल माउंटेन्स ऑफ द नॉर्थ इंडिया, मतलब हिमालय जो है वो उत्तर भारत का एक बहुत ही सुंदर पर्वत है। दे स्ट्रेच फॉर 2000 माइल्स फ्रॉम कश्मीर टू असम, मतलब कि वे मतलब कि ये जो है वो 2000 मील
कश्मीर से आसाम, मतलब कश्मीर से आसाम तक फैला हुआ है 2000 मील तक। सम ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पिक्स आर इन द हिमालयाज, तो मतलब कि पूरे वर्ल्ड का सबसे जो हाईएस्ट चोटी है वो हिमालय में है। द हाईएस्ट पीक इज माउंटेन एवरेस्ट, तो इसका जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है। और इसके टॉप में माउंटेन जो होते हैं वो बर्फ से ढके हुए होते हैं पूरे साल, इसलिए हम इसे मतलब कि एक तरीके से एडोब ऑफ स्नो के नाम से भी जानते हैं। देयर आर मेनी ब्यूटीफुल लेक्स एंड फॉरेस्ट इन द हिमालयाज, बहुत सारे सुंदर झील और बहुत सारे जंगल हैं हिमालय में। मेनी पैसेज कनेक्ट इंडिया विद तिब्बत, और बहुत सारे ऐसे पैसेज हैं जो इंडिया को तिब्बत से जोड़ते हैं, तुर्किस्तान से जोड़ते हैं और अफगानिस्तान से जोड़ते हैं। और मेनी रिवर्स, और यहाँ से बहुत सारी जो नदियाँ हैं वो बहती हैं, जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र और बीज इस पर्वत से होकर बहती हैं। और द क्लाइमेट एंड द सीनरी ऑफ दिस माउंटेन्स आर सो चार्मिंग दैट पीपल हैव बिल्ट मेनी हिल स्टेशन देयर फॉर प्लीजर एंड रिलैक्सेशन। तो मतलब कि यहाँ का जो मतलब कि जलवायु और यहाँ का जो मौसम है और जहाँ वो जो यहाँ का दृश्य है, वहाँ पे बहुत सारे हिल स्टेशन बनाए गए हैं जहाँ लोग आके बहुत ज़्यादा आनंद लेते हैं और वहाँ पे सुखद का अनुभव करते हैं। अब मैंने इसको पूरी हिंदी बता दी है, अब आप लोग खुद से कर सकते हो। वेयर इज हिमालय सिचुएटेड, तो हिमालय कहाँ पे स्थित है, सिंपल है, ऊपर ही दिया हुआ है, नॉर्थ इंडिया में स्थित है, तो हिमालय इज सिचुएटेड इन नॉर्थ इंडिया। सबसे आसान है ये, और 8 नंबर या 10 नंबर का ही आता है। वाट अदर नेम इज गिवन ऑफ द माउंटेन ऑफ द हिमालय, तो हिमालय को किसी और दूसरे नाम से क्या जाना जाता है, तो एडब ऑफ स्नो, क्योंकि ये बहुत पूरे साल बर्फ से ढका रहता है, इसीलिए इसको एडब ऑफ स्नो के भी नाम से जाना जाता है। द अदर नेम ऑफ हिमालय माउंटेन इज एडब ऑफ स्नो। विच रिवर्स फ्लो फ्रॉम हिमालयाज, मतलब कौन सा ऐसा रिवर है जो हिमालय से होकर बहता है, तो बहुत सारी हैं, गंगा है, ठीक है, तो द रिवर्स फ्लो फ्रॉम हिमालयाज लाइक द गंगा, द यमुना, द ब्रह्मपुत्र एंड द बीज। पिक आउट फ्रॉम द पैसेज अ वर्ड विच इज अपोजिट टू अगली, अगली का मतलब होता है भद्दा, और इस पैसेज में से हमने उठा के भद्दे का क्या होता है, खूबसूरत, तो ब्यूटीफुल, अगली का क्या हो जाएगा, ब्यूटीफुल। चलिए अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आएगा अब हम इंग्लिश ग्रामर में आते हैं। इंग्लिश ग्रामर में है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू प्रोवाइड टॉयलेट फैसिलिटीज टू द स्टूडेंट। देखिए, तो अपने प्रिंसिपल को क्या करना है, हमें अपने प्रिंसिपल के स्कूल के प्रिंसिपल को एक लेटर लिखना है, एक एप्लीकेशन लिखना है कि हमारे स्कूल में जो है वो टॉयलेट फैसिलिटी को प्रोवाइड किया है। तो हम लिखेंगे टू द प्रिंसिपल, जो हमारे स्कूल का नाम होगा, हमने लिख दिया डीएवी इंटर कॉलेज, और उसका एड्रेस दे देंगे आयर वाराणसी, जो भी आपके यहाँ का होगा। सब्जेक्ट में क्या होगा, रिक्वेस्टिंग टॉयलेट फैसिलिटी इन द स्कूल। सब्जेक्ट मेरा ये है कि मेरे स्कूल में टॉयलेट फैसिलिटी की निवेदन मैं कर रहा हूँ। रिस्पेक्टेड सर, मतलब कि रिस्पेक्टेड सर से स्टार्ट करेंगे। आई वुड लाइक टू स्टेट दैट ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वाशरूम्स इन आवर स्कूल वी हैव टू गो आउटसाइड कैंपस एवरी टाइम। मतलब कि मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ या बताना चाहता हूँ कि हमारे स्कूल में वाशरूम की जो नॉन अवेलेबिलिटी, मतलब कि वाशरूम नहीं है, इसकी वजह से हमें क्या होने जाना पड़ता है, कैंपस के प्रत्येक समय या हर बार कहाँ जाना पड़ता है, कैंपस के बाहर जाना पड़ता है। विच इज एनी वे नॉट सेफ, मतलब कि जो किसी भी तरीके से क्या है, सुरक्षित नहीं है। एंड इज आल्सो अनहाइजेनिक, और एक तरीके से अनहाइजेनिक है, स्वास्थ्य के लिए भी बेकार है। एंड रिस्की टू, और सबसे ज़्यादा खतरे वाला भी है। आल्सो इन रिटर्न कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ टाइम लीडिंग टू अ वेस्ट ऑफ टाइम, और इसमें क्या होता है, हमें वापस जाने और आने में बहुत ज़्यादा टाइम जो होता है वो हमारा वेस्ट हो जाता है। एंड अफेक्टिंग आवर लेक्चर, और हमारे जो लेक्चर होते हैं, हमारे जो क्लासेस होते हैं, उन पर भी प्रभाव पड़ता है। सो आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली प्रोवाइड अ टॉयलेट फैसिलिटी, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप हम लोगों को एक टॉयलेट फैसिलिटी जल्दी से जल्दी, एज सून का मतलब जल्दी से जल्दी क्या करें, प्रोवाइड करें। काइंडली कंसिडर दिस एज अ जेन्युइन रिक्वेस्ट एंड प्रोवाइड रिस्पॉन्स एज सुन एज पॉसिबल, मतलब कि कृपा करके मेरे इस बात को क्या करें, जेन्युइन रिक्वेस्ट को क्या करें, ध्यान में लेकर और जल्दी से जल्दी क्या करें, एज सुन एज पॉसिबल, जल्दी से जल्दी इस पर क्या करें, आप रिस्पॉन्स करें। आपके ओबीडियंटली और XYZ लिखते हैं, क्योंकि इसमें लिखते नहीं है, क्योंकि ये पेपर में दिया होता है, बोर्ड पेपर में आपको नाम नहीं लिखना है, और थैंक यू इधर लिख के हमने राइटर लेटर लिख दिया। इसको 6 नंबर या 4 नंबर में आएगा, आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। चलिए फिर इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे तो मिलेगा हमें राइट एन आर्टिकल ऑन द टॉपिक पॉल्यूशन। आर्टिकल लिखने को आता है और या तो आपको ऐसे लिखने के लिए आता है, तो मैंने पॉल्यूशन पे आर्टिकल लिया हुआ है। पॉल्यूशन इज द प्रोसेस इन विच अनडिजायरेबल टॉक्सिक सब्सटेंस पॉल्यूट अवर इन्वायरमेंट लाइक एयर, वाटर, सॉइल, etc। मतलब पॉल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मतलब कि
अनडिजायरेबल जो सब्सटेंस है वो मिल के एनवायरनमेंट को क्या कर देते हैं, पॉल्यूट कर देते हैं, जैसे हमारा एयर, वाटर और सॉइल को। इट इज़ हार्मफुल फॉर बोथ ह्यूमन एंड एनिमल्स, मतलब कि ये जो है ये ह्यूमन और एनिमल दोनों के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा घातक होता है, हानिकारक होता है। प्लांट्स आल्सो गेट इफेक्टेड बाय पोल्यूशन, और जो पौधे होते हैं वे भी पोल्यूशन से अफेक्ट होते हैं। बोथ नेचुरल एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ कंट्रीब्यूट टू पोल्यूशन। देखो नेचुरल और ह्यूमन दोनों एक्टिविटीज जो होते हैं वो पॉल्यूशन को क्या करते हैं, पॉल्यूशन में भागीदार होते हैं। वॉल्केनिक इरप्शन और नेचुरल डिजास्टर कैन कॉज पॉल्यूशन। देखो ज्वालामुखी से जो निकलने वाले जो लावा होता है और जो नेचुरल डिजास्टर होते हैं जैसे बाढ़, नदी, ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो पॉल्यूशन का रीज़न बनती हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ में मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग पॉल्यूशन, तो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन फैलता है और वो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल का मतलब जिम्मेदार है। वी यूज़ मोर देन आवर नीड्स विच एडवर्सली अफेक्ट नेचर। हम अपने ज़रूरत से ज़्यादा, देन आवर नीड, वी यूज़ मोर देन आवर नीड, हम अपने ज़रूरत से ज़्यादा क्या करते हैं, नेचर को क्या कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं। द गैसेज फ्रॉम व्हीकल, सॉलिड गार्बेजेस, एग्रीकल्चर वेस्टेज, पेस्टिसाइड्स कॉज पोल्यूशन। देखो तो जो भी गैस निकलने वाले व्हीकल, जो गाड़ियों से निकलने वाले धुएं हैं, सॉलिड गार्बेज, कूड़े कचरा जो है, और जो ये कृषि जो वेस्टेज हैं, जो एग्रीकल्चर वेस्ट हैं, वो सब क्या है, पेस्टिसाइड जो है वो कॉज पोल्यूशन। ठीक है, तो पेस्टिसाइड कॉज पोल्यूशन का मतलब कि ये सारे जो हैं हमारे एग्रीकल्चर वेस्ट, हमारे सॉलिड गार्बेज हो गया, कूड़ा कचरा हो गया, और व्हीकल्स जो हमारे ये यातायात हो गया, वो सारे के सारे क्या करते हैं, पोल्यूशन का रीजन बनते हैं। द होल वर्ल्ड इज नाउ सफरिंग फ्रॉम पोल्यूशन, सारा दुनिया जो है वो पोल्यूशन से सफ़र कर रहा है। विच इज कॉजिंग ग्लोबल वार्मिंग, जो क्या कर रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग का रीज़न बन रहा है। सोल्यूशन क्या है, सबसे ज़्यादा ट्री शुड बी प्लांटेड ऑन अ लार्ज लेवल टू इंक्रीज ऑक्सीजन इन एयर। देखो तो पेड़ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना हमें लगाना चाहिए इंक्रीज, जिससे हमारा ऑक्सीजन की मात्रा हवा में बढ़े। वी हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन नीड एंड वांट, हमें ज़रूरत और चाहने में अंतर हमें पता करना चाहिए कि हमें कितना चाहिए और क्या ज़रूरत है हमारी, उसमें हमें डिफरेंस करना आना चाहिए। प्लास्टिक बैग शुड बी अवॉइडेड टू इंक्रीज द लेवल ऑफ लैंड एंड वाटर पोल्यूशन। तो यहाँ डिक्रीज है, मतलब कि हमें प्लास्टिक बैग को यूज से बहुत मतलब कि बचना चाहिए, जो क्या करता है लैंड और वाटर को पूरी तरीके से पॉल्यूट कर रहा है, तो हमें उसको मतलब घटाने के लिए कम से कम प्रयोग करना चाहिए। वी शुड मेंटेन अ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम टू प्रोटेक्ट द वाटर फ्रॉम गेटिंग पॉल्यूटेड। हमें एक ड्रेनेज सिस्टम, एक बहुत ही अच्छा ड्रेनेज सिस्टम बनाना चाहिए जिससे हमारा वाटर जो है वो पॉल्यूट होने से बच जाए। नेचुरल एक्टिविटीज़ कैन नॉट बी स्टॉप्ड। देखो भैया भगवान के द्वारा जो एक्टिविटी होती है या प्राकृतिक एक्टिविटी जो है उसको तो नहीं रोक सकते, बट वी कैन कंट्रोल आवर एक्शन। लेकिन हम अपने कार्यों को या हम अपने क्रियाकलापों को जरूर कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम ऐसा, इफ़ यू डू सो, अगर हम ऐसा करते हैं, वी कैन मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ द पोल्यूशन इन नेचर। तो हम पॉल्यूशन मतलब कि इस प्रकृति में पॉल्यूशन के इम्पैक्ट को या प्रभाव को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। मिनिमाइज का मतलब कम कर सकते हैं। तो इस पर भी आपका 4 नंबर मिल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं री राइट द फॉलोइंग बाई चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। द टीचर सेड टू मी हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क। ये डायरेक्ट में दिया हुआ है, इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, और ये जो है ये हमारा इंट्रोगेटिव में है, और इंट्रोगेटिव को जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो उसको हम अफर्मेटिव में कन्वर्ट करके करते हैं। देखिए टीचर है, सेड टू है, और जब अफर्मेटिव होता है तो उसमें आस्क्ड या इंक्वायर्ड लगाते हैं, तो सेड टू को बदल दिया मैंने आस्क्ड में मी। अब देखिए अब यहाँ पे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं, तो जब हमारा इंट्रोगेटिव होता है तो इफ़ या वेदर जोड़ते हैं तो इफ़ हो गया। अब देखिए अब यहाँ पे यू जो है, अब यहाँ पे यू जो है वो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन को इसके ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदलेंगे, मी के हिसाब से ये आई हो जाता है, और ये हैव है, तो हैव जो है वो हमारा कौन सा, ये हमारा कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट में बदलेंगे तो हैव जो हैड में कन्वर्ट हो जाएगा, और कंप्लीटेड, और उसके बाद से आई के हिसाब से जो होगा वो माई लगेगा। ठीक है, पॉजिटिव के लिए तो माई होमवर्क। द टीचर आस्क्ड मी इफ आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क। अब आते हैं यहाँ पे चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। लेट हिम डू हिज वर्क, तो इसको पैसिव में हमें बदलना है, तो हिज वर्क बी डन बाय हिम। देखिए हिज वर्क जो है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा, और उसके बाद लेट के वाक्यों में बी लगा देते हैं, तो हिज वर्क बी डन, डू का थर्ड फॉर्म लग जाएगा डन, और बाय हिम का हिम ही हो जाएगा। पंक्चुएट द फॉलोइंग, पंक्चुएट का मतलब कामा, इन्वर्टेड कामा और क्वेश्चन मार्क कहाँ लगाना है। तो रवि सेड टू हिज फादर व्हेन शैल वी गो टू आवर विलेज, इसमें हमेशा ही डायरेक्ट का ही आता है, उस डायरेक्ट को हमें पंक्चुएट करना होता है, डायरेक्ट सेंटेंसेस को, डायरेक्ट नरेशन पढ़ा होगा या डायरेक्ट स्पीच। अब रवि सेड टू हिज फादर, तो रवि सेड टू हिज फादर वहाँ पे कर लेंगे, उसके बाद से कॉमा लगाएंगे, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा में व्हेन है, यहाँ पे स्मॉल दिया उसको हम कैपिटल में लिख लेंगे व्हेन,
और वो सारी शैल वी गो टू आवर विलेज। और ये वेन जो है, वेन का मतलब ये जो है, ये आपका इंट्रोगेटिव है, तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क का साइन लगा देंगे और उसके बाद से उसको हम क्लोज कर देंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा से। ये भी हो गया हमारा 2 2 4 2 6 नंबर का। अब एक बहुत ही जरूरी आता है, ट्रांसलेशन आता है, ठीक है। तो ट्रांसलेशन करते हैं। लाल बहादुर शास्त्री भारत के महान पुरुषों में से एक थे। तो लाल बहादुर शास्त्री वाज वन ऑफ द ग्रेट मैन ऑफ इंडिया। वन ऑफ द ग्रेट मैन ऑफ इंडिया मतलब कि में से एक थे, तो वन ऑफ द और महान पुरुष, ग्रेट और पुरुष का मतलब मैन, और कहाँ के थे, ऑफ इंडिया। चलिए, वे सही अर्थों में सच्चे देशभक्त थे। सही अर्थ का मतलब कि इन ट्रू वर्ड्स, है ना, या फिर इन ट्रू मीनिंग या इन ट्रू सेंस। चलो, ही वॉज अ ट्रू पैट्रियट, देशभक्त को बोलते हैं पैट्रियट। ही वॉज अ ट्रू पैट्रियट इन राइट सेंस, मतलब सही अर्थ में, राइट सेंस में वो सबसे सच्चे देशभक्त थे। वे सादा जीवन उच्च विचार में विश्वास रखते थे। ही बिलीव, विश्वास रखने का मतलब ही बिलीव्ड इन, और सादा जीवन उच्च विचार जो है उसको हम क्या कहते हैं, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। उसके बाद वे शांति प्रिय व्यक्ति थे। ही वॉज अ पीस लवर पर्सन, मतलब शांति प्रिय का मतलब पीस लवर पर्सन, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अब आ जाते हैं हम अपने लिटरेचर पार्ट में, जहाँ पे हम लोग मतलब कि क्वेश्चन आंसर को करेंगे। जैसे आंसर द फॉलोइंग इन 30 to 40 वर्ड्स ईच। पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड लेंचो फेल्ट व्हेन इट बिगन टू रेन। जब बारिश स्टार्ट हुई तो लेंचो कैसा फील कर रहा था। तो लेंचो फेल्ट दैट द रेन ड्रॉप्स आर वेरी वैल्यूएबल फॉर हिज क्रॉप। लेंचो ने फील किया कि ये जो रेन ड्रॉप्स हैं वो बहुत ही वैल्यूएबल हैं उसके फसल के लिए। ही थिंक दैट ही वुड गेट मोर मनी बाई सेलिंग इट एंड मेक सम प्रॉफिट दिस ईयर। उसने सोचा कि वह इस बार मतलब कि इस बार इसे बेचकर क्या करेगा, बहुत ज़्यादा पैसा अर्न करेगा, पाएगा, और क्या करेगा, कुछ प्रॉफिट इस साल वो पा जाएगा या लाभ पा जाएगा। ही वेंट इनटू रेन एंड फील एवरी ड्रॉप्स ऑन हिज बॉडी एंड प्लीजेंट फीलिंग। वह रेन में, वो बारिश में गया और अब प्रत्येक ड्रॉप को अपने शरीर पे क्या किया, उसने अपने शरीर पे प्लीजेंट फीलिंग, सुख का अनुभव करने के लिए वो कहाँ गया, रेन में गया और उसका अनुभव किया। वाट अकॉर्डिंग टू मंडेला इज ट्रू फ्रीडम। तो मंडेला के हिसाब से ट्रू फ्रीडम का मतलब क्या था। तो अकॉर्डिंग टू मंडेला फ्रीडम इज समथिंग दैट इज इनडिविजिबल। मतलब फ्रीडम जो है वो क्या है, किसी की तरह बांटा नहीं जाना चाहिए। ट्रू फ्रीडम वही होता है। ट्रू फ्रीडम इज समथिंग दैट अलाउज अ पर्सन टू लीड अ लॉफुल लाइफ विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन। मतलब ट्रू फ्रीडम एक ऐसी चीज है जो किसी भी पर्सन को अलाउ करती है एक कानून से भरी, एक कानून भरी जिंदगी, और विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब बिना किसी रोक टोक के कोई भी उसको लॉफुल जिंदगी जीने का एक हक होना चाहिए, वही ट्रू फ्रीडम होता है। इन हिज ओपिनियन, उनके ओपिनियन में या उनके दृष्टिकोण से देखा जाए तो ट्रू फ्रीडम मीन्स एवरी इंडिविजुअल पर्सन हैव सेम राइट्स टू लिव देयर लाइफ हैप्पीली। मतलब कि उनके ओपिनियन में ट्रू फ्रीडम का मतलब ये है कि प्रत्येक इंडिविजुअल का मतलब कि प्रत्येक इंसान, इंडिविजुअल इंसान जो होता है या व्यक्ति जो होता है उसको समान अधिकार होना चाहिए अपने लाइफ को हैप्पीली जीने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये तो हमारा 30 to 40 वर्ड में 2 है, ये 4 नंबर में आ जाता है। अब आते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इज 60 वर्ड। तो कैरेक्टर स्केच हमें लिखना है एन ए फ्रैंक का। एन ए फ्रैंक की जो कहानी है बहुत ही अच्छी कहानी है, डायरी लिखती है वो लड़की। तो एन ए फ्रैंक इज द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस बायोग्राफी। तो वो अपने बायोग्राफी का उसका कुछ पेजेस जो हैं वो लिखे गए हैं। तो एन ए फ्रैंक जो उस अपने बायोग्राफी की मेन कैरेक्टर है। और सी हैज सम पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स विच आर गिवन बिलो। उसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट है और कुछ नेगेटिव पॉइंट है जो नीचे मैंने लिखे हुए हैं। पहला पॉइंट था इंट्रोवर्ट गर्ल। इंट्रोवर्ट का मतलब जो होता है जो सिर्फ अपने ही अंदर बातों को छुपा के रखता है, उसको हम इंट्रोवर्ट कहते हैं। सी हैज़ फैमिली रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स बट सी हैज़ नॉट एनीवन विद सी शेयर हर टॉक एंड दैट इज द रीजन ऑफ हर इंट्रोवर्ट नेचर। मतलब कि सी हैज़ फैमिली, उसके पास परिवार, रिश्तेदार और दोस्त थे, लेकिन सी हैज़ नॉट एनी वन विथ सी शेयर विद हर टॉक। मतलब कि उसके पास कोई ऐसा नहीं था जिससे वो अपनी बात को शेयर कर सके। एंड दैट इज द रीजन ऑफ हर इंट्रोवर्ट नेचर। और यही उसके इंट्रोवर्ट गुण का एक बहुत ही बड़ा कारण था कि वो बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट थी, सिर्फ अकेले में रहती थी और अकेले में बात करती थी, और इसी वजह से उसने डायरी भी लिखना स्टार्ट किया। सेकेंड पॉइंट है इंटेलिजेंट एंड सेल्फ। सी इज इंट्रोवर्ट एंड मैच्योर। वह इंट्रोवर्ट थी। इंट्रोवर्ट का मतलब मैं बता चुका हूँ। इंट्रोवर्ट का मतलब जो मतलब कि अपनी बातों को शेयर नहीं कर पाता है, अपने दिल में रखता है, उसे हम इंट्रोवर्ट कहते हैं। सी इज इंट्रोवर्ट एंड मैच्योर। मैच्योर का मतलब परिपक्व हो जाना, बहुत ही परिपक्व थी। सी स्टार्टेड टू राइट हर ओन डायरी।
उसने अपनी खुद की डायरी लिखना जो है स्टार्ट किया, वेयर सी राइट अबाउट हर सेल्फ, जहाँ वह खुद के बारे में लिखती थी, एंड सी लव्ड हर सेल्फ वेरी मच, और वह अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी। और चैटर बॉक्स, बहुत ज़्यादा बातूनी लड़की भी वो थी। सी वॉज अ चैटर बॉक्स एंड एनॉयड हर मैथ्स टीचर, मतलब कि वह एक बहुत ज़्यादा बातूनी लड़की थी और अपने मैथ के टीचर को जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान करती थी। ही पनिश्ड हर बाय गिविंग एक्स्ट्रा होमवर्क, और मतलब जो मैथ के टीचर थे उन्होंने उसे एक एक्स्ट्रा होमवर्क देकर क्या कर दिया था, उसे पनिश किया था। बट हर जोक प्लीज हिम वेरी मच, लेकिन ये भी बात थी कि उसके जो जोक्स थे वो उस टीचर को बहुत ज़्यादा क्या करते थे, खुश करते थे और बहुत अच्छा लगता था। चलिए अब लास्ट है, अब बढ़ते हैं 8वां। सेंट्रल आइडिया लिखना है वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स, टाइगर इन द जू, फायर एंड आइस, एनिमल्स। मैंने फायर एंड आइस को लिया हुआ है। In this poem, the poet wants to aware the humanity that everything will end one day as a result of human misdeeds। मतलब कि सेंट्रल आइडिया लिखेंगे फायर एंड आइस के बारे में। इन दिस पोएम द पोएट वांट्स टू अवेयर द ह्यूमैनिटी दैट एवरीथिंग विल एंड वन डे एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन मिस्टेक। मतलब इस पोएम में पोएट वांट्स टू अवेयर, मतलब कि हमें ये बताना चाहता है कि जो ह्यूमैनिटी है, जो मानव समाज है या जो मानवता है, वो एवरीथिंग विल, मतलब कि हर एक चीज़ जो है वो एक दिन नष्ट हो जाएगी एज अ रिजल्ट ऑफ ह्यूमन मिस्टेक। जो बुराइयां हैं ह्यूमन में, उसकी वजह से जो है पूरी तरीके से ह्यूमैनिटी जो है, मानवता जो है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी, एक दिन खत्म हो जाएगी। ही इक्वेट्स फायर विद डिजायर एंड आइस विथ हैट्रेड। वह आग को डिजायर से, फायर को डिजायर से, और हैट्रेड का मतलब हो गया हमारा जो घृणा को वो आइस से क्या कर रहा है, तुलना कर रहा है। बोथ ऑफ दीज आर ग्रोइंग विथ इनॉर्मस स्पीड, और ये दोनों जो है घृणा और ये जो इच्छाएं हैं वो बहुत ही तेजी से स्पीड से बढ़ रही हैं। इफ वी डोंट कंट्रोल देम, अगर हम उन्हें कंट्रोल या नियंत्रण नहीं करेंगे, द वर्ल्ड विल पेरिश, मतलब कि जो दुनिया है वो एक दिन नष्ट हो जाएगी। सो वी मस्ट रिट्रेन आवर डिजायर्स एंड लव आवर फेलो बींग्स। इसलिए हमें अपने इच्छाओं और अपने साथ रहने वाले हर एक व्यक्ति से क्या करना है कि एक लिमिट में हम क्या करेंगे, हमें करना चाहिए, एक लिमिट में प्रेम करना चाहिए। इच्छाएं भी हमारी जो होनी चाहिए वो एक लिमिट में होनी चाहिए, और जो हमारा प्रेम है वो भी एक तरीके से एक लिमिट में होना चाहिए। अगर ये ज़्यादा तरीके से बढ़ेगा तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगा। अब आते हैं सप्लीमेंट्री में। आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। हाउ डज द वेटरन डॉक्टर ट्रीट द डॉग। तो ट्रिकी को या कह सकते हैं कि मतलब डॉग को उस वेटरन डॉक्टर ने, जो सर्जन था, उसने किस तरीके से सही किया या इलाज किया। द डॉक्टर टेक द डॉग टू हिज क्लिनिक, तो डॉक्टर उसको अपने क्लिनिक पे ले गया कुत्ते को। ही डज नॉट गिव हिम मच फूड, उसने उसे ज़्यादा खाना नहीं दिया। एंड कीप हिम ऑन अ स्ट्रिक्ट डाइट, और उसे एक बहुत ही मतलब स्ट्रिक्ट डाइट पे रखा। कीप्स हिम अंडर ऑब्जर्वेशन, उसने उसे निरीक्षण में रखा, मतलब कि देखता रहा हर रोज कि क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। ग्रेजुअली द डॉग स्टार्ट शोइंग सम इंटरेस्ट इन सराउंडिंग, और धीरे धीरे जो डॉग है वो अपने चारों तरफ में कुछ इंटरेस्ट या कुछ रुचि दिखाने लगा। एंड लास्टली ही गेट्स वेल, और अंत में वह ठीक हो गया। आंसर द फॉलोइंग इन 60 वर्ड। डिस्क्राइब द रोल ऑफ भोली टीचर इन हर लाइफ। देखिए, तो मतलब कि भोली के टीचर का भोली के लाइफ में क्या रोल था या क्या योगदान था। इन ट्रू सेंस टीचर प्लेज द बेस्ट रोल इन स्टूडेंट्स लाइफ, मतलब कि अगर सही मायने में देखा जाए तो टीचर जो होता है वो स्टूडेंट के लाइफ में क्या करता है, बेस्ट रोल प्ले करता है या बेस्ट रोल उसका होता है। इन द भोली केस दिस बिकम ट्रू, और भोली के केस में यह जो था एकदम सत्य बात थी। भोली टीचर इंकरेजेस हर एंड सोन लव्स क्रिएट फर्म फेथ डिटर्मिनेशन एंड डिवोशन इन भोली। भोली के टीचर ने उसके अंदर साहस भरा और उसको प्यार दिखाया, प्यार जताया। क्रिएट फॉर्म फेथ, एक दृढ़ विश्वास उसके अंदर जगाया। डिटर्मिनेशन एंड डिवोशन इन भोली, और उसके अंदर एक दृढ़ निश्चय और एक लगन भोली में उन्होंने, जो उसकी टीचर थी उसने बहुत अच्छे तरीके से उसके अंदर ये सारी चीज़ें समाहित की। द टीचर चेंज भोली इनटू अ मास्टरपीस ऑफ करेज एंड कॉन्फिडेंस, मतलब कि अध्यापिका ने भोली को साहस और कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास का एक मास्टरपीस बना दिया, बदल दिया उस भोली को एक मास्टरपीस में, साहस के और आत्मविश्वास की। क्योंकि वो जब कहानियाँ पढ़ोगे तब पता चलेगा वो आत्मविश्वास उसके अंदर नहीं था, वो हमेशा डरी रहती थी, हमेशा अकेले रहती थी। लेकिन उसकी टीचर ने भोली को एक मास्टरपीस में बदल दिया, जो बहुत ही ज़्यादा साहसी और बहुत ही ज़्यादा आत्मविश्वासी हो गई थी। We can see this when Bholi refuses to marry a mean and greedy person like Bisambar.
हम यह देख सकते हैं जब जब भोली शादी करने से मना कर देती है, एक नीच और लालची पर्सन, विशंभर जैसे लालची और नीच पर्सन से शादी करने से जब भोली मना कर देती है, तब हम उसके करेज और कॉन्फिडेंस को देख सकते हैं। तो अगर आप इस तरीके से राइटिंग, इस तरीके से आप लिख कर आओगे, तो मैं पक्का बता रहा हूँ कि आपको 95 प्लस कोई नहीं रोक सकता है। तो आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों में शेयर करिए, जिससे उनको भी फ़ायदा मिले। और अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती है या अच्छा लगा, तो आप लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और कुछ न कुछ आप अपना रिव्यू दें। थैंक यू।